हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, और जो टॉपिक आज हम इसका देखने जा रहे हैं वो है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। हर एक सॉल्यूशंस को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही मजेदार अंदाज में हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स है, उन्हें हमें पहचानना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, वो फॉल्स है। आइडेंटिफाई मिस्टेक इन ईच केस एंड रीराइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। तो अभी तक का जो हमारा नॉलेज है, जो अभी तक का हमारा ज्ञान है इस चैप्टर को लेके, उस चैप्टर के ज्ञान, उस चैप्टर की नॉलेज को लेके ही हमें क्या करना है, इन सारे स्टेटमेंट्स को देखना है और पता करना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो कैसे हैं, इसमें फॉल्स है, मतलब वो गलत है। तो सबसे पहले वाला जो हमारे सामने स्टेटमेंट आ रहा है उसमें लिखा है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब हम बात करते हैं हमारे लीडर्स की, तो हमारे लीडर्स को ये चीज ध्यान थी हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स के थ्रू ही कि हाँ, हमारे जो ये फ्रीडम का जो अभी मूवमेंट चल रहा है, मतलब अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, अभी इंडिपेंडेंस मिलने में हमें टाइम है। तो उस समय में वो लोगों को ये आइडिया हो गया था कि आखिर किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी बनेगी या नहीं बनेगी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, ये हमारे जो लीडर्स थे उन्हें पहले ही पता पड़ गया था। अब हम देख लेते हैं इसका एक जो स्टेटमेंट है, आखिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट द कंट्री बीइंग डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जो हमारे लीडर्स थे ना, वो किसी कंफ्यूजन में नहीं थे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी बनेगी कि नहीं बनेगी। उनका क्लियर था कि हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो क्या बनेगा, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेगा। तो ऐसे में उनका यही मानना था, माइंड अबाउट द कंट्री बीइंग डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेसी ही बनेंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, बी जो स्टेटमेंट है वो हमें कहां देखने को मिल रहा है, वो है यहाँ पे। जो हमारा स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा कह रहा है, members of the Constituent Assembly of India held the same views on all provisions of the कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। एक ऐसी डाइवर्स पॉपुलेशन हमारे पास देखने को मिलती है जिसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हमें देखने को मिलते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। तो ऐसे में आपके लिए ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि सर जब हम बात करेंगे इंडिया की, तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स व्यूज को। तो आपको ये चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि हमारे जितने भी मेंबर्स है, जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं, उन सभी का जो व्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अलग अलग ही रहा होगा। क्योंकि जब हमने उनके लीडर्स की बात करी थी, जब हमने इस बारे में बात करी थी कि आखिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना, उनके कौन कौन से लीडर्स थे, जब हमने उसकी बात करी थी, तब हमने ये भी देखा था कि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आते थे। मतलब कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा था, कोई गुजरात से आ रहा था। तो एक आइडिया तो लग ही गया था उस चीज में कि हाँ, जब दूसरे दूसरे रीजन से आने वाले लोग रहे हैं तो उनके दूसरे दूसरे क्या रहे होंगे, आइडियाज भी रहे होंगे। मतलब उनके जो आइडियाज है वो एक दूसरे से नहीं मिलते होंगे। हाँ, पर उन चीजों के बावजूद उनके बीच में एक चीज क्लियर थी, ये थी कि सर हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नेशन बनाना है, हमें एक ऐसा कंट्री बनाना है जो कैसा होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा। तो बस इसी चीज को उन लोगों ने सोल माना और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे ना, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो लोग डालते गए। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड द सेंसुअल मैनर टू रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग देम। अब ऐसे में हमारे जो लोग थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस थे। उन डिफरेंसेस को हमारी डेमोक्रेसी ने सॉल्व किया, उन्हें रिजॉल्व किया, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी ना, वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक, बहुत ही ज्यादा ओपन और बहुत ही ज्यादा कंसेंसुअल मैनर में आगे बढ़ती रही। कंसेंसुअल मैनर का मतलब यही है कि सबसे पूछा गया, क्या ये जो प्रोविजन हमारे पास आया है, क्या ये प्रोविजन सही है, क्या इस प्रोविजन में कोई कमी है, तो हमें वो कमी को क्या करना है, हाईलाइट करना है, और हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि आखिर ये प्रॉब्लम है इस प्रोविजन के अंदर और इसे दूर किया जाना चाहिए। आप जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे ना बच्चा, तो वो कंसेंसस से ही आगे बढ़ा है। वो चीज हम इस तरीके से समझते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ही बहुत समय लगा था। तो बहुत समय लगा था मतलब हर एक टॉपिक को, हर एक प्रोविजन को बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया गया था, ताकि उसके अंदर कोई भी कमी ना हो पाए। क्योंकि हमारे लीडर्स को पता था कि जो आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो हमारे लिए या हमारे प्रेजेंट के लिए नहीं है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमें फ्यूचर जनरेशन को क्या करना है, सिक्योर करना है,
उन्हें एक ऐसा नेशन देना है जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, जहाँ इक्वालिटी होगी, जहाँ पे फर्टेनिटी होगी, जहाँ पे लिबर्टी होगी। ये सारे के सारे जितने भी एक्सपेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे कंट्री, हमारे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंट्री हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। हम देख लेते हैं पहले इसका स्टेटमेंट का, कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे सामने थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री क्या है, वो कंट्री एक डेमोक्रेसी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। पर इसके बावजूद जब हम बात करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के होने के लिए डेमोक्रेसी का होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में हमें ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेसी होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में हमारे सामने ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि जब हम बात करेंगे हमारी कंट्री की, जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंट्री हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। तो ऐसे में हमारे लिए ये सॉल्व हो ही चुका है कि सर हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेसी है। क्यों डेमोक्रेसी है? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी के बाद हमने क्या देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन देखा है। जब हम बात करते हैं कुछ और कंट्रीज की, तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें देखने को मिल ही जाता है, पर जब हम बात करते हैं क्या वो कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी हमें नहीं भी देखने को मिलती है। तो हमारे लिए ये जो व्यू है ना, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ बुक्स है। मतलब उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें सिर्फ हमें रूल्स देखने को मिलते हैं, गाइडेंस हमें देखने को मिलती है, हमें हमारी कंट्री कैसे गवर्न करनी है, कैसे उसके इंस्टीट्यूशन गवर्न करने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें जो नॉलेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर होगा तो वो कंट्री डेमोक्रेसी होगी ही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट की तरफ। जो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है ना, उनका यही मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज के लिए नहीं है, वो हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए है। तो उससे ये चीज तो आपको पता ही पड़ गई होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक नहीं रह सकता, एक जैसा नहीं रह सकता, उसमें चेंज होना जरूरी है। और जो चेंज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से आता है, अमेंडमेंट के तरीके से आता है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय के साथ आगे बढ़ने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर उसके अंदर कोई चेंजेस अनिवार्य लगे, मतलब ऐसे कुछ चेंजेस है जिनकी जरूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन सभी चेंजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट किया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया जाएगा ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो रिलेवेंट हो सके अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो चलो हम एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि आखिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री कैन मेक प्रोविजंस फॉर डिक्टेटरशिप और मोनार्की, एग्जांपल्स द सोवियत यूनियन। ये लास्ट वाले के लिए था, अब हम आगे देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू कीप अप विद द चेंजेस इन एस्पायरेशन ऑफ द सोसाइटी। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी में कई सारे लोगों की कई सारी एस्पायरेशन रहती है, और एक जब डाइवर्स कंट्री की बात की जा रही हो ना, तो हमें ये चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंट्री के अंदर हमें एस्पायरेशन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और एस्पायरेशन भी एक दो नहीं देखने को मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा डाइवर्स एस्पायरेशन देखने को मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं कंट्री जैसी इंडिया जैसी कंट्री के बारे में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारा एस्पायरेशन हमें देखने को मिलता है। इट कैन ऑल्सो बी चेंज कीपिंग इन माइंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि एक कंट्री का सोशल स्फीयर हो, भले ही वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, भले ही वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये जो चेंजेस है इनको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चेंजेस को हमें हमेशा समझना चाहिए, और इन सभी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम वक्त के साथ चलते हैं ना, तो वक्त के साथ हमें क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, अपडेटेशन देखने को मिलते हैं, जो कि कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर कोई कंट्री है ना इन चेंजेस को अपनाने से मना कर देगा, तो सर वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में बच्चों हमेशा ये याद रखना कि हमने है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर 1947 से ही ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में आज जो हमारी टेक्नोलॉजी को लेके आज जो हमारे एनहांसमेंट हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, वो कई सारी और कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा है, जो इंडिया के टाइम पीरियड में ही जिन्हें फ्रीडम मिली है, जिन्हें सॉवरेनिटी मिली है। पर आज हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो स्पेयर था, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो हमें कहां देखने को मिल रही है, कि सर सबसे ज्यादा ग्रोथ अब है ना हमें जो टर्शरी सेक्टर है उसमें देखने को मिल रही है। हमें टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि जो हमारा बेस है ना, बेस से ही हमने स्टार्टिंग से ही यही काम किया है कि टेक्नोलॉजी पे हमें क्या करना है,
उस पे हमें हमेशा ग्रिप बना के रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रोथ किया जा सके। तो ऐसे में आप ये समझ गए होंगे इंडस्ट्री का ग्रोथ के साथ क्या है, एक रिलेशन है, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से बता रहा है, विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में बनने वाला जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कौन कौन से सेलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट थे। अब हम ये देखेंगे कि आखिर जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने बात करी थी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने साउथ अफ्रीका में ये देखा था कि साउथ अफ्रीका में क्या देखा गया था, अपार्थेड देखा गया था। अपार्थेड का मतलब था रंग भेद। रंग भेद मतलब यही है कि बच्चा जो आपके स्किन का कलर है ना, उसके कलर के अकॉर्डिंग आपको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ये चीज हमें देखने को मिली थी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर कौन से ऐसे सेलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में हमने देखा था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर। तो ये हमारे देखने को मिल सकते हैं साउथ अफ्रीका और उसके नेबर्स के बीच में। सेकंड हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा, साउथ अफ्रीका के नेबर्स के बीच में होगा, साउथ अफ्रीका के रहने वाले मैन और वुमेन्स के बीच में होगा, बिटवीन द व्हाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी। क्या वहां पे रहने वाली व्हाइट मेजॉरिटी के बीच होगा कि वहां पे रहने वाली ब्लैक माइनॉरिटी के बीच में होगा, या फिर हम इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। तो हमें यह समझना है कि आखिर जो बेसिकली वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, या फिर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है, वो हमें कहां देखने को मिलेगा, बिटवीन द व्हाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी। तो हमें ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होने के साथ साथ अभी रिसेंटली बना है 1994 के अंदर। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न भी रहा होगा। इसने डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की जो एक नई परिभाषा दी है डेमोक्रेसी को, वो बहुत ही ज्यादा अलग थी। क्योंकि जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो वहां पे हम बात करते हैं वहां के नेटिव ब्लैक्स की। तो नेटिव ब्लैक्स को जो वहां की व्हाइट है, जो ब्रिटिशर्स थे, या फिर हम बात करते हैं कॉलोनाइजर्स थे, उनके जो अब आगे वाला जो पीढ़ी वहां चल रहा है, मतलब जो वहां के जो व्हाइट्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें क्या किया था, ऑप्रेस किया था। उसके बावजूद भी आज भी साउथ अफ्रीका में ये देखा जाता है कि उन्हें जो है ना लिबरल राइट्स दिए गए हैं, उन्हें इक्वालिटी के साथ रखा गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ दिस इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पास हमें देखने को नहीं मिलता है, देखने को मिलता नहीं, देखने को नहीं मिलता है, वो हमें बताना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो प्रोविजन आ रहा है, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स। तो बेसिकली बात की जा रही है, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सर जो पावर्स होती है वो हेड ऑफ द स्टेट के पास में होती है। तो चलो ये तो ठीक है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, और नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि सर जो हेड है उसके नाम पे काम किया जा रहा है। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होता है उसके पास पावर होती है। नेम ऑफ द कंट्री, तो सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर नेम ऑफ द हेड तो कहीं नहीं दिया गया है, नेम ऑफ द कंट्री दिया गया है, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर को बताया गया है, साथ ही साथ पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट उसके पास क्या क्या पावर है। पर कहीं पे भी यही नहीं लिखा है कि नाम मात्र की जो पावर है या फिर नाम मात्र के जो हेड है वो आखिर कौन है। मतलब बात की जा रही है हमारे प्रेसिडेंट की। हम ये मानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई पावर्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर वो जितनी भी पावर्स होती है, जो एक्चुअल पावर्स होती है, वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। आप बस इसी चीज से समझ जाइए इस चीज को कि अगर एक्चुअल पावर प्रेसिडेंट के पास होती तो आज नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं प्रेसिडेंट होते, राष्ट्रपति होते। क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर होती तो की बात है, अब होती नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सारी पावर किसके पास देखी जाती है? एक्चुअल पावर किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। और ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है कि हमने किसका मॉडल फॉलो किया है? ब्रिटेन का मॉडल हमने फॉलो किया है। और जो ब्रिटेन का मॉडल है ना, ब्रिटेन के मॉडल में हम यही तो देखते हैं कि हाँ आज भी वहां पे है ना राज दरबार होता है, राजशाही वहां पे कायम है, पर उसके बावजूद भी उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती। क्योंकि जो एक्चुअल पावर्स होती है वो वहां के किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, वहां के प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो हमारे सामने ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी है कि हमने किसका मॉडल फॉलो किया है? ब्रिटिशर्स का मॉडल फॉलो किया है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद द रोल्स ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने बात करी थी लीडर्स की, तो हमने लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या क्या रोल रहे हैं, क्या क्या उनका एक अच्छा योगदान रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात कर लेते हैं लीडर्स की और उनका कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या क्या योगदान रहा है
उसकी। तो जैसा कि हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल जो नेहरू थे उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन 1928। तो सर हम ये देखते हैं मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर क्या बनाया था, एक ड्राफ्ट बनाया था, एक ऐसी चीज बनाई थी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिससे हमने ये साबित कर दिया था कि इंडियन जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना सकते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये कहना था कि हम लोग कौन है, हम बहुत ही ज्यादा अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में मोतीलाल नेहरू आगे आगे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा देश है, ओके, ये मेरा देश है, इस देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम खुद बना सकते हैं, उसके लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने हमारे ऊपर रूल जरूर कर रखा है पर इसका मतलब ये नहीं कि हम में काबिलियत की कमी है, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में वो सामने आते हैं और वो ये बताते हैं कि हाँ, इंडियंस जो है वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी ब्रिटिश की हेल्प से। फिर हम आगे देखते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो बी आर अम्बेडकर या फिर जिन्हें हम कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें देखने को मिल रहा है, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर का। और इनका जो ये योगदान है, इनका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो 1947 में भी उतना ही रिलेवेंट था जो कि आज 2022 में हमें देखने को मिलता है। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसको ड्राफ्ट करना, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होना एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ आज हमें जो इक्वालिटी से लड़ने की जो शक्ति दी है, साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की एक लोअर क्लास को जो शक्ति दी है ना, उन सभी का एक मेन कारण थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो यही मानते थे कि हमें क्या करना है, सोसाइटी से इनइक्वालिटीज को हटाना है, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी भी मानते थे। फिर हम आगे देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। हाँ, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट तो रहे ही रहे हैं, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, पर इसी के साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार से बिलोंग करते थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू कौन रही है, वो एक मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी एक मेंबर रही है जिनका नाम था सरोजनी नायडू। तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो ही गई होगी कि आखिर हमारे कौन कौन से लीडर्स का क्या क्या रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर। या फिर हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। हमारे ये चीजें हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो ओवरऑल जो हमारे लिए बना हुआ है ना, ये सेट ऑफ रूल ऑफ बुक्स, ये किसके लिए, ये हम ही लोगों के लिए है, ये हमारे समाज के लिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए है, और साथ ही साथ ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी है। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा रहा है कि read again the extract from Nehru's speeches and destiny and answer the following। जो हमें नेहरू जी की स्पीच सुनने को मिली थी जिसका नाम क्या था, Tryst with Destiny and Answer the Following। मतलब हमें उसके बारे में समझना है कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। Why did Nehru use the expression not wholly or in the full measures in the first sentence। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नेहरू जी ने कहा था not wholly और in full measures। तो हम ये देख लेते कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। The expression not wholly or in full measures in the first sentence was used by Nehru because he thought that the task they had undertaken was incomplete and it was not possible to fulfill the pledge all to at once but would be gradually fulfilled। तो इसका मतलब यही है कि सर जो नेहरू है, नेहरू जी का यही मानना था कि जो शपथ हमने ली थी, जो प्रॉमिस हमने कंट्री से किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अभी तो हमें इस पूरी कंट्री को रन करना है, इसकी सारे फंक्शनलिटीज देखनी है। इन सभी कंट्रीज के अंदर जो ये हमारा ओवरऑल सिस्टम है उसको हमें एक अलग सिस्टम के रूप में लोगों के सामने लेके आना है। हमें ये बताना है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी प्लेज है, उन प्लेजेस को आज तक हमने फुलफिल किया है और अभी जो प्लेजेस बच रही है उनको हम ग्रेजुअली फुलफिल कर लेंगे, मतलब आने वाले टाइम में वो फुलफिल हम कर लेंगे। पर जब हम बात करते हैं आज की, तो हाँ, आज हो सकता है कि हमने वो सारी प्लेजेस पूरी नहीं करी है, पर इन द फ्यूचर जो हम कंट्री को देने जा रहे हैं, जो हम कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन देने जा रहे हैं, जो हम कंट्री को वर्किंग कंडीशंस देने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स देने जा रहे हैं, जो हम ओवरऑल सिस्टम कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा, उससे एक ऐसा चेंज हमारी कंट्री में आएगा जो हमारी पूरी कंट्री को बदल के रख देगा और उसी के साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर एक चेंज हमें देखने को मिल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि सेकंड उन्होंने सेंटेंस क्या कहा था, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या था। What place did he want to make us of the Indian Constitution
टू टेक। तो ऐसे में एक ऐसी कौन सी प्लेस थी जो वो चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स है ना वो ले। तो चलो देखते हैं उन प्लेजेस के बारे में, फिर हम आगे देखते हैं। द प्लेज दैट ही वांटेड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक वाज टू डेडिकेट देयर लिव्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया, इंडियंस एंड द ह्यूमैनिटी एज लार्ज। तो जब हम बात करते हैं नेहरू जी की, तो नेहरू जी बाकी सभी लोगों से जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनसे क्या चाहते थे? उनसे सिर्फ वो इतना चाहते कि थे कि आप क्या बना रहे हो, आप इस भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो। ऐसे में ये जो भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने आना जा रहा है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना वो परफेक्ट होना चाहिए कि वो सभी लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और साथ ही साथ लोगों को इक्वालिटी की जो भावना है, इक्वालिटी का जो सेंस है वो उन लोगों तक लेके जाए। साथ ही साथ वो यही चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हैं, वो सभी ये प्लेज ले कि वो अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो किसको देंगे, वो सर्विस ऑफ इंडिया को देंगे, इंडियंस को देंगे, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी एट लार्ज, मतलब जो इंसानियत है उसको सबसे ज्यादा अपनी सर्विस देंगे, ताकि हम ये कह सकें कि आज जो हमारी कंट्री बना है, हमारी कंट्री बना है हमारे पास्ट के प्रयासों से। मतलब हम जो आज तैयार खड़े हैं, हमें हमारा जो एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है वो कहां से मिलने जा रहा है, हमारे पास से मिलने जा रहा है। हमारा पास इतना बेहतरीन रहा था, इतने स्ट्रगल्स हमने उसमें किए हैं, जिससे हम ये समझ गए हैं कि इक्वालिटी सोसाइटी में होना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन को कम से कम करना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें इनइक्वालिटी से भी लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि आखिर जो नेहरू जी थे वो क्या प्लेज उन लोगों से लेना चाहते थे। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो, The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. Who was he referring to? तो बेसिकली बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के वो कौन से ग्रेटेस्ट मैन है इस जनरेशन के, जिन्होंने हमारी कंट्री के अंदर सभी उन लोगों के आंसुओं को साफ किया है जो इस कंट्री के अंदर एक चेंज चाहते थे। मतलब बेसिकली जिन लोगों ने चेंज चाहा है, जिन लोगों ने इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहा है, उन सभी लोगों के साथ कौन ऐसे व्यक्ति विशेष थे जो उस समय खड़े हुए थे। और जब भी हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, जब भी हम बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, तब हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। तो हम ऐसे में देख रहे हैं कि सर जो जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो स्पीच थी उसके अंदर महात्मा गांधी जी को भी रेफर करते हैं, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी का जो योगदान है ना हमारी कंट्री को लेके वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। क्योंकि हमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने सत्य का आग्रह नहीं किया होता, अगर हमने सत्याग्रह नहीं किया होता, तो हो सकता है कि हमारी जो कंट्री है वो इतनी है ना इजीली फॉर्म के अंदर कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं ले पाती, और इतनी शांति से ना ही वो कभी गवर्न हो पाती। क्योंकि हमने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, 1789 के अंदर रेवोल्यूशन कर लिया था, चेंज तो वो लोग लेके आ गए थे ना, पर वो जो चेंज था ना, वो चेंज कौन लेके आए थे, वो चेंज लोग जरूर लेकर आए थे, पर वो जो तरीका था ना उन लोगों का वो बहुत ही ज्यादा अलग था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि सर जब हम बात करते हैं 15 से 20 साल बाद की, तो सर 15 से 20 साल बाद फिर से वहां नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन फिर चला जाता है, नेपोलियन के जाने के बाद वहां पे फिर से क्या आ जाती है, वहां पे फिर से वो डायनेस्टिक रूल आ जाता है। तो समझ में आया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका जो तरीका था वो तरीका हम इंडिया में यूज नहीं कर सकते थे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ इंडिया के अंदर चेंज ला सकते थे अगर सत्याग्रह नहीं होता, इंडिया के अंदर चेंज हो सकता था कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते। तो कई सारे लोगों के ऐसे मत होते हैं, पर उन चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए कि सर जो दूसरों के एक्सपीरियंस है हमें उन एक्सपीरियंस से समझ जाना चाहिए। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था कि उन्होंने जो तरीके यूज किए उससे क्या हुआ, उससे इन दी एंड उन्हें कभी भी क्या नहीं मिला, उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, जो फ्रीडम उन्हें चाहिए था वो उन्हें कभी भी नहीं मिला। पर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज हम दी रहे हैं 75, मतलब 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ आज भी हमारी कंट्री के पास उतनी ही फ्रीडम है, उतनी ही इक्वालिटी है जो 1947 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड की गई थी। तो चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हियर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ गाइडिंग वैल्यूज की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को हमें मिलती है, और कुछ ऐसी मीनिंग्स की जो हमें उससे मिलती है। रीराइट देम बाय मैचिंग देम करेक्टली, और हम क्या करेंगे उन्हें वापस से लिखेंगे, उनसे जो मैचिंग है हम उससे निकालेंगे। तो चलो हम बात करते हैं सोवरेन की। आखिर सोवरेन क्या है? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब यही होता है कि हमारे ऊपर किसी का भी क्या नहीं है, हमारे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर किसी भी तरीका का किसी कंट्री का या किसी पॉलिटिकल पावर का क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। हमारी जो पावर है वो हमें कहां से मिल रही है, हमारे लोगों से मिलती है। तो हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, तो सोवरेनिटी में हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो कंट्री वो एक सोवरेन कंट्री है, हमारे जो लोग हैं एक सोवरेन लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर किसका डिसीजन चलता है, उन लोगों का खुद का डिसीजन चलता है और किसी का डिसीजन नहीं चलता है। फिर हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक की। आखिर रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक से मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं।
हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक वही होगा जिसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट का जो हेड है ना, वो कैसा है, वो इलेक्टेड पर्सन है, मतलब उसे लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है, तभी जाके वो उस पोजीशन पे पहुंच पाया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। रिपब्लिक का मीनिंग है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो एक ऐसा पर्सन है जिसे इलेक्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टेनिटी की। आखिर फर्टेनिटी क्या होती है। पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम बात करते हैं फर्टेनिटी की, तो फर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नेशन में रहते हैं, जो हमारे सिटीजन्स है, वो और कोई दूसरे लोग नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ हमारे बहन और भाई है। मतलब हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें इस तरीके से रहना चाहिए कि कोई कंट्री में हमें ये ना कह सके कि इस कंट्री के अंदर क्या नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। कोई इस कंट्री का ऐसा नहीं कह सके कि इस कंट्री में क्या नहीं है, फर्टेनिटी नहीं है। मतलब एकता की, यूनिटी की, साथ ही साथ भाईचारे की जो कमियां हैं कोई भी हमारी कंट्री में नहीं गिना सके। अब हम बात करते हैं सेक्युलर की, हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। आखिर सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी टेरिटरी जहां पे हम सभी धर्मों के लिए क्या होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। मतलब सारे के सारे जो धर्म है, सारे के सारे जो रिलीजन है, वो कैसे हैं, हमारे सामने इक्वल है। तो सेक्युलरिटी का मतलब यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्युलर की। गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। अब बात करेंगे सेक्युलरिटी की, तो सेक्युलरिटी में हमें यही देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को ना तो फॉलो करेगी, ना फॉलो करने के लिए प्रेशर देगी, और ना ही उस रिलीजन को वो क्या करेगी, फेवर करेगी। तो हमें ये आइडिया तो लग ही चुका है कि आखिर एक गवर्नमेंट क्या चाहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ फ्रेंड फ्रॉम नेपाल हैज रिटन यू अ लेटर डिस्क्राइबिंग द पॉलिटिकल एक्सरसाइज सिचुएशन देयर। Many political parties are opposing the rule of the king. Some of them say that the existing constitution given by the monarch can be amended to allow more powers to elected representatives. अब बात की जा रही है, आपके एक फ्रेंड है नेपाल से, वो आपको एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में वो यही लिखते हैं कि जो हमारी नेपाल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द रूल ऑफ द किंग। जो किंग का रूल चल रहा है उसको ये मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सम ऑफ देम से दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द मोनार्क। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मोनार्क ने दिया है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में आ सके। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर हम यही देखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके पास आ जाता है, पर उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, मोनार्क होता है। तो हमने जब डिस्कस किया था, क्या एक डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, तो हाँ जरूरी है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसका डेमोक्रेसी होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सर इस नेपाल का जो भी आपका फ्रेंड है उसने यही लिखा है कि सर नेपाल के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, वहां पे मोनार्क जो है वो अपने मन की किया जा रहा है। अब ऐसे में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें इसको फोर्स करना चाहिए, मोनार्क को बोलना चाहिए, किंग को बोलना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उनके पास हमें ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। अदर्स आर डिमांडिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू रीराइट अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे लोग हैं जिनका यही मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। जो मोनार्क ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसे तो हम कैंसिल करना चाहिए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाना चाहिए ताकि हम हमारे रिपब्लिक को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। रिप्लाई टू योर फ्रेंड गिवन योर ओपिनियंस ऑन द सब्जेक्ट। अब हमें हमारे ओपिनियंस बताने हैं कि आखिर हमें क्या मानना है, हमारा क्या समझना है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को लेके। डियर यम, आई रीड योर लेटर। डियर यम, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा है। दिस आर एक्साइटिंग टाइम्स indeed for you. My country has been independent for almost 60 years. हमारी जो कंट्री है वो लगभग 60 ईयर से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ये पुराना स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे 60 ईयर लिखा है। एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दी होल प्रोसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और हम जो लोग हैं, हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे हमने पार किया है। हमने हमारी कंट्री को क्या बनाया है, डेमोक्रेसी बनाया है। आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि आपको अपनी कंट्री को क्या बना लेना चाहिए, एक डेमोक्रेसी बना लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली इट हैज सर्वाइव्ड ऑन दिस सॉइल एज वेल। आई जस्ट होप द सेम हैपेंस इन नेपाल। मेरा यही मानना है कि जैसे मेरी कंट्री एक ब्रिटिश राज से छूट के बाहर आई है और एक उसने डेमोक्रेसी को फॉर्म किया है, एक ऐसा सिस्टम फॉर्म किया है जहां पे हमें क्या देखने को मिल रही है, जहां पे हमें इक्वालिटी देखने को मिल रही है, ऐसा मैं चाहूंगा कि ये हमें नेपाल में भी देखने को मिल जाए।
I find myself hoping that the demand for a new constituent assembly would take in root in Nepal. तो मैं बात कर रहा हूँ कि सर जो ये मेरी डिमांड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैं डिमांड कर रहा हूँ ना, वो रूट इन नेपाल है, मतलब सर वही एक है ना जरूरत है हमारे नेपाल की. A republican constitution has its benefit, you know, in countries like yours and mine there is already too much wastage in terms of government expenditure. तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि सर जो हमारा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ऐसे में जब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं नेपाल की, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम यही देखते हैं कि सर हमारी कंट्री में कई सारा वेस्टेज किया जाता है. किस लिए वेस्टेज किया जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम पे. तो हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रही है, पर उसका जो इफेक्ट है ना वो हमारी जनता पे हमें देखने को नहीं मिलता है. अनफॉर्चुनेटली सच इज द रियलिटी ऑफ आवर नेशनल कल्चर. और यही हमारे नेशनल कल्चर की क्या रही है, एक रियलिटी भी रही है. फिर हम आगे देखते हैं. इन एडिशन इफ नेपाल हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अ लॉट ऑफ मनी वुड हैव टू बी स्पेंड ऑन मेंटेनिंग द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर द रॉयल्टी. अब हम बात करते हैं नेपाल की. तो नेपाल में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिल रही थी. अब ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसको लॉट ऑफ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, बहुत सारा जो मनी है वो एक्सपेंड करना पड़ता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए. मतलब बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अगर मोनार्की होगी तो कई सारा जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से रिलेटेड होगा. यूके हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट इट कैन आल्सो अफोर्ड इट्स सेंचुरीज एंड सेंचुरी फॉर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर कंट्रीज हैज इट्स बेनिफिट्स. तो ऐसे में यूके के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी जाती है, पर यूके ने क्या किया है, कॉलोनीज बनाई है. यूके ने क्या किया है, सेंचुरीज तक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया है. तो ऐसे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वो चला सकती है. However, in my opinion, for countries like India and Nepal, a republican government is best suited. पर जब मैं बात करता हूँ मेरे खुद के ओपिनियंस की, तो मेरा यही मानना है कि वहाँ से जो हमारा मोनार्कियल रूल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेपाल से चली जानी चाहिए और वहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, वहाँ पे एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ जानी चाहिए. अब रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी होगी, रिपब्लिक की होगी. पब्लिक की जो गवर्नमेंट होगी, मतलब पब्लिक का जो हेड होगा वो कैसा होगा, वो इलेक्टेड होगा. तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली डेमोक्रेसी की बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाया जाना चाहिए. वहां पे क्या लाना चाहिए, वहां पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लाना चाहिए जो किसको सपोर्ट करे, जो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे. बाय ऑल मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्ड बाय योर किंग कैन हार्डली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. तो ऐसे में जो हम अभी देख पा रहे हैं ना नेपाल के अंदर, वो एक डेमोक्रेसी नहीं है, और ना ही जो आपके लीडर्स है, ना ही जो आपके मोनार्क है वो ऐसा कर सकते हैं. इट हार्डली गिव्स एनी पावर्स टू योर पार्लियामेंट और द सिविलियन गवर्नमेंट. और ऐसे में जो हमारे, या फिर हम बात करते हैं नेपाल के जो हमें मोनार्क देखने को मिले, किंग देखने को मिल रहे हैं ना, वो बड़े रेयर चांसेस में ही पावर्स देंगे पार्लियामेंट को या फिर अपने सिविलियन गवर्नमेंट को. ऑल्सो आई हैव हर्ड, नेवरदलेस व्हाटएवर आई माइट थिंक एज अ फॉरेनर, द पीपल ऑफ नेपाल विल बी द बेस्ट जज ऑफ योर कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर. तो ऐसे में मैं मानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं एक फॉरेनर हूं. मैं ऊपर से आपकी कंट्री की सिचुएशन देख के ये नहीं कह सकता कि आपकी कंट्री के लिए क्या सूटेबल रहेगा. ऐसे में जो नेपाल के वहां के लोग हैं ना, उन्हें ये बताना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसी कंट्री चाहिए, हमें हमारी कंट्री को कैसे चेंज करना चाहिए. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो चलो देखते हैं आखिर आपकी कंट्री में क्या होगा. फिर हम आगे बढ़ते हैं. PS, I have heard the Maoists are making some inroads in the rural hinterland of Nepal. I don't personally support violence of any kind and I am a believer in a democracy. तो PS का यही मानना है कि मैंने ये सुना है कि जो नेपाल है ना, नेपाल के जो रूरल हिंटरलैंड मतलब गाँव की तरफ जो है, माओइस्ट जो है वो क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं. पर सर मेरा यही मानना है कि मैं है ना वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ. मैं डेमोक्रेसी में ही अपना विश्वास रखता हूँ. फिर हम आगे देखते हैं. However, the Maoists interview me to no limit. What is their attitude towards India? What do they think about the Chinese? Do let me know what you think. Your friend XYZ. अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया अ डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे कुछ ओपिनियंस दिए गए हैं कि आखिर इंडिया एक डेमोक्रेसी किस तरीके से बनता है, कैसे आइडियल्स जो है वो हमारे इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनने में हेल्प करते हैं. हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ द फैक्टर्स. और हम जो फैक्टर्स देखने वाले हैं उन फैक्टर्स को हम क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे कि आखिर किस कारण, किस फैक्टर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एक इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने में. अब हम देखते हैं ये जो हमारे सामने स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर. जो डेमोक्रेसी इंडिया में देखने को मिलती है ये एक गिफ्ट है हमारे लिए, किसकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से. वी रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल. तो ऐसे में हम लोगों ने क्या ली थी, एक ट्रेनिंग ली थी. अब ये जो ट्रेनिंग है हमें कहाँ मिली थी, तो ये ट्रेनिंग हमें मिली थी रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन. तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 के अंदर इंडिया को क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है. पर उससे पहले भी इंस्टीट्यूशनल जो वर्किंग है इंडियंस देख चुके थे. लेजिस्लेटिव जो
थे उसके अंदर इंडियंस जा चुके थे, उन्हें ये पता था कि आखिर जो लेजिस्लेशन है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसे फॉर्म करते हैं और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो किस तरीके से अपनी पूरी फंक्शनिंग करती है। ये हमें देखने को मिलता है 1937 के अंदर भी इवन क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो लोग थे वो लोग ट्रेंड हो चुके थे, उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब वो ट्रेनिंग उन्हें कैसे मिली थी कि उन्होंने जो पास के जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो पास में जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम किया था लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में, उससे उन्हें कई सारे इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, उन्हें फंक्शन को काम कराने के तरीके उन्हें मिल चुके थे। दो आई वुड एक्नॉलेज मैनी गुड थिंग्स दे वर लर्न फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स एंड डेमोक्रेसी बीइंग वन ऑफ देम। तो ऐसे में मैंने कई सारी चीजें सीखी है ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश रूलर से, और उनमें से जो डेमोक्रेसी है वो उनमें से एक है। आई would not say that democracy was a gift given by them। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिशर्स का एक गिफ्ट है। Indians had to struggle a lot and make many sacrifices to attain freedom from British rule। Indians जो है उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे, तब जाके आज हमें क्या मिली है, डेमोक्रेसी मिली है। जो डेमोक्रेसी है वो किसी का गिफ्ट नहीं है, किसी का मतलब ब्रिटिशर्स ने हमें वो गिफ्ट में नहीं दिए, हमने उसके लिए लड़ा है, हमने उसके लिए प्रयास किया, हमने उसके लिए कोशिश की, तब जाके हमारे पास आज क्या देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। These circumstances helped people to gain experience and training in the working of the legislative institution। और जो हमने circumstances देखे थे, मतलब हमने लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव जो हमने असेंबलियां देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, वहां पे हमें उसकी फंक्शनिंग समझ में आ चुकी थी, जिसने हमारे कंट्री को फर्दर हेल्प भी किया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। फ्रीडम जो स्ट्रगल है ना, उसने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को क्या किया था, चैलेंज किया था, साथ ही साथ जो डिफरेंट फ्रीडम्स जो थी ना इंडियंस को मिलनी चाहिए थी उसको उसने क्या किया था, डिनाई किया था। मतलब कहने का इतना ही है कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या कर रहा था कि हमें हमारे राइट्स देने से मना कर रहा था। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। अगर एक फ्री इंडिया कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक डेमोक्रेसी होगा, वो क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक नेशन होगा। तो चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। यस, Free India could not be anything but democratic because the people had already suffered a lot under British rule। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, जो हमारा फ्री इंडिया है, वो डेमोक्रेटिक तो होगा ही होगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ब्रिटिश रूल को सहा है। हम ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है उससे अच्छा तो यही है कि हमारी कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी हो। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो हमें हमारे राइट्स देगी, हमें लड़ने की एक शक्ति देगी, साथ ही साथ हमें फ्रीडम देगी, इक्वालिटी देगी। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के लिए हमें हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना देना चाहिए। दिस मेड देम रियलाइज दैट फॉर पीपल टू हैव अ से इन रूलिंग द कंट्री इट वाज नेसेसरी टू मेक इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे में उन लोगों को यही लगने लगा कि अगर हमें इंडिया के अंदर क्या करना है, अपना रूल गवर्न करना है, तो हमें इंडिया को क्या बनाना होगा, तो हमें इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाना होगा। ताकि जब डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर आ जाएगी, जब डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर फंक्शन होने लग जाएगी, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हम लोगों को दे सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को सही कर सकेंगे। मतलब जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है उनको बेटर से बेटर हम कर सकेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। We were lucky to have leaders who had democratic convictions। हम लकी हैं कि हमें एक ऐसे लीडर्स मिले हैं जिनका डेमोक्रेटिक कन्विक्शन रहा है। अब ऐसे में तो सर हमारे पास जो हमारे लीडर्स रहे हैं वो हमारी जो ओवरऑल सिस्टम है उसको किस भी तरीका बना सकते थे, उसे ऑटोक्रेट भी बना सकते थे और भी कई सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बना सकते थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा माध्यम चुना, एक ऐसा तरीका चुना जिससे हमारी कंट्री को क्या बना दिया, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कन्विक्शन बना दिया। द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शोज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस लीडर्स। कई कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही उन्हें इंडिपेंडेंस मिली तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आई, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आई। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं उनका एक अच्छा योगदान रहा है, जिस कारण से उन्होंने हमारी कंट्री को क्या बनाया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया है। फिर हम आगे देखते हैं इसके स्टेटमेंट को। तो आगे ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट, इट इज इंडीड, ये सच है, ट्रू दैट वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड अ डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसे लीडर्स थे जिनकी डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस आइडियाज दैट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कैन बी कंसिडर्ड एज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द ब्लडलेस फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम जब भी बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड की अदर कंट्रीज की, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक ब्लडलेस, मतलब क्या है ना, हमने किसी भी तरीके से खून खराबा नहीं किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, क्योंकि हमारा यही मानना था कि हमें क्या करना है, सत्य का आग्रह करना है, हमें सत्याग्रह के थ्रू क्या करना है, इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके लिए हम लड़ेंगे जरूर पर हम हथियार नहीं उठाएंगे। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही है हमारे लीडर्स की, उन्होंने हमें इस तरीके से बनाया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या सके, इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ सके, पर उसके लिए हमें ना ब्लडलेस फ्रीडम स्ट्रगल
करे। फिर हम बात करते हैं therefore absence of such ideals has made many countries undemocratic, क्योंकि हम जब बात करते हैं ब्लडलेस या फिर हम बात करते हैं ब्लडफुल फ्रीडम की स्ट्रगल्स की, तो हम ये देखते हैं कि कई सारी ऐसी कंट्रीज रही है जहाँ पे कई सारे खून खराबे हमें देखने को मिले हैं इंडिपेंडेंस के लिए। ऐसे में वो कंट्रीज क्या बन जाती है, बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक बन जाती है, क्योंकि जिसके पास पावर होती है वही वहाँ पे क्या करने लग जाता है, रूल करने लग जाता है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं एक जो ब्लडलेस जो हमारे पास स्ट्रगल हमने देखा है, जो फ्रीडम हमने देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो ये फ्रीडम का जो ये मूवमेंट है, जो फ्रीडम के जो स्ट्रगल्स है ना, उन्होंने बताया था कि सर हाँ, हमने इतने सारे सेक्रीफाइस किए हैं, ये सेक्रीफाइस हमने हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए किए हैं, ना कि हमने हमारी कंट्री को अनडेमोक्रेटिक बनाने के लिए किए हैं। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Read the following extract from our conduct book for a married woman published in 1912. God has made the female species delicate and fragile both physically and emotionally. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भगवान है उन्होंने फीमेल स्पीसीज को कुछ इस तरीके से बनाया है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है, फिजिकली और इमोशनली, पिटेबली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद नहीं कर सकती है। दे आर डेस्टाइन्ड दस बाय गॉड टू रिमेन इन मेल प्रोटेक्शन, उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो किसके प्रोटेक्शन में रहे, कि वो मेल के प्रोटेक्शन में रहे। ऑफ फादर हस्बैंड एंड सन ऑल देयर लिस्ट, वो उनके फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं और सन भी हो सकते हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था मैरिड वुमन, एक बुक पब्लिश हुई थी 1912 के अंदर। अब पूछा जा रहा है क्या ये कंडक्ट जो इस बुक के अंदर किया गया है, क्या ये सही है? वुमेन शुड देयरफॉर नॉट डिसअपेयर बट फील ऑब्लाइज्ड दैट दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ अ मैन। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अपने आप को डिसअपेयर नहीं मानना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि वो किसके लिए पैदा हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑफ मैन के लिए पैदा हुए हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या करना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आदमियों की सेवा करनी है। डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस इन दिस पैरा रिफ्लेक्ट द वैल्यूज अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऐसे में आप ये जो लाइंस थी, इन लाइंस के अकॉर्डिंग आप क्या ये समझ सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन लाइंस ने क्या अफेक्ट किया है कि नहीं किया है? क्या आप ये समझ सकते हो क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है वो इन लाइन से, इस स्टेटमेंट से कहीं भी वो मैच करती है कि नहीं करती है? और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है? तो हम ये समझ ही गए होंगे जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी जो है ना वो सोशल क्लासेस के बीच में ही नहीं होती, वो डिफरेंट सेक्सेस के बीच में भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी के लिए जाना जाता है। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी मतलब किसी किसी मिलने वाली है, इक्वालिटी वो मैन और वुमन को मिलने वाली है। जो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो ये इक्वालिटी सोशल क्लासेस को, सोशल क्रीज को, इन सभी को क्या मिलने वाली है, इक्वालिटी मिलने वाली है। पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के पास भी उतनी ही अधिकार है, उतनी ही पावर्स है जितनी एक मेल के पास हो सकती है। तो हम बात करते हैं The given paragraph does not reflect the underlying value in our constitution। जब भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे कंट्री के अंदर ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे क्या करता है, शो करता है। इट रेफर द पैट्रियार्कल व्यूज एंड द एंडोर्सर्स ऑफ द थॉट ऑफ इनइक्वालिटी एंड जेंडर। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है वो सभी के लिए इक्वल है। पर जब हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, तो सर इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमें पैट्रियार्कल व्यूज देखने को मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि सर जो जेंडर्स है उनके अंदर इनइक्वालिटीज देखी जा रही है। इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये जो है, ये स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। इन द पैराग्राफ वुमेन आर शोन एज अ इंफीरियर। इस पैराग्राफ के अंदर वुमेन्स को इंफीरियर बताया गया है, अनइक्वल बताया गया है, वीक बताया गया है, फर्जाइल बताया गया है, और साथ ही साथ उनका एक ही काम बताया गया है कि उन्हें क्या करना है, मैंस को सर्व करना है। मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी जो सर्विसेज है वो मैन को देनी है, ताकि सर जो मैन है वो उन्हें क्या दे सके, प्रोटेक्शन दे सके। तो बेसिकली उन्हें इंफीरियर बताया गया है कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये मैन के ऊपर डिपेंड है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन। पर जब भी हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी महिलाओं को क्या दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए हैं। इसका कहने का मतलब इतना ही है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो सभी क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ दे एंजॉय द राइट टू वोट। उनके पास राइट टू वोट है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने इस राइट को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। इस राइट के अकॉर्डिंग ये समझ सकती है कि वो क्या है, हमारी कंट्री के एक्टिव सिटीजन है, वो हमारी कंट्री के किसी भी तरीके से पैसिव सिटीजन नहीं है। पैसिव सिटीजन्स वही होते हैं जिनको सेकेंडरी सिटीजन भी कहा जा सकता है, जिन सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, जिन्हें सिटीजन ही नहीं समझा जाता एक कंट्री का। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं जैसे ही हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है, तो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस आते ही महिलाओं को क्या मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमें क्या मिल गया था, हमारी महिलाओं को राइट टू वोट मिल गया था। पर जब हम बात करते हैं कुछ और कंट्रीज की, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज भी रही है जहां पे लगभग
1990s तक क्या मिले हैं, लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, मतलब इससे पहले तक भी उन्हें क्या नहीं मिल रहे थे, वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो सऊदी अरबिया के अंदर भी है ना पैट्रियार्कल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा चलन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि महिलाओं से वहाँ पे कई सारे अधिकार छीने गए थे। पर अभी के टाइम पीरियड में ये देखा जा रहा है सऊदी अरबिया, कतर, जितना भी हमारे ये अरब कंट्रीज है ना, वो धीरे धीरे अपने ओवरऑल सिस्टम के अंदर चेंज लाते जा रहे हैं, ताकि वो अपने चेंज के थ्रू क्या कर सके, आगे के जो एडवांसमेंट होने वाले, जो डेवलपमेंट होने वाले हैं, उसको वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि आज की सोसाइटी को अगर आपको चलाना है, अगर आज की सोसाइटी में अगर हमें सर्वाइव करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी हमारे इक्वल समझे, उन्हें भी हम इक्वल राइट टू वोट दे, साथ ही साथ कैन टेक अप एनी जॉब, वो कोई भी काम कर सके, साथ ही साथ एंड आर पेड इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क, और साथ ही साथ इक्वल वेजेस पे की जाए सेम वर्क के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर महिलाओं को हमें इक्वल बताना है, तो महिलाओं को इक्वल बताने के लिए हमें उन्हें इक्वल राइट्स भी देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स को देखने जा रहे हैं। व्हाई ईच ऑफ दिस इज ट्रू और नॉट ट्रू। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो ट्रू होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो ट्रू नहीं होंगे। तो चलो बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे सामने वो है, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ अदर रूल्स। तो हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी की। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अथॉरिटी देखने को मिलती है, वो अदर रूल्स के, अदर लॉज के अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिलती है। तो चलो देख लेते हैं, नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। An ordinary law is passed by the parliament and can be changed by it or it on Not true, an ordinary law is passed by the parliament and can be changed by it on its own will। जब हम बात करते हैं हमारे लॉज की, तो हमारे जो लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बन सकते हैं, पार्लियामेंट में बन सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंज लाना है, तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो चेंज हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट की विल के पास ही देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर पार्लियामेंट चाहेगा तभी हमारे लॉज के अंदर चेंज किए जा सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट के लॉज में चेंज नहीं किए जा सकते। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी लॉज की, कुछ ऐसे स्पेशल लॉज भी होते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। On the other hand, the rules of the constitution have a greater authority। पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स की, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा जो पार्लियामेंट है वो इजीली क्या नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो एक हायर अथॉरिटी रखते हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट हैज टू अबाइड बाय देम। और आखिर में जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है वो किससे बंधा हुआ है, जो हमारा पार्लियामेंट है वो बना हुआ है हमारे ओवरऑल सिस्टम से। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसकी जो बेसिक वैल्यूज है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर अमेंडिंग दिस रूल्स अ स्पेशल प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड। अगर फिर भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसके अंदर चेंजेस लेके आने हैं, तो उसके लिए जरूरी यही है कि हमें क्या करना होगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल प्रोसीजर्स को अपनाना होगा। उन स्पेशल प्रोसीजर्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है आखिर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो अदर ऑर्गन्स है वो किस तरीके से फॉर्म होने वाले, वो किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। ये सभी हमें कहाँ पता पड़ता है, ये सभी हमें पता पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम ये देख लेते हैं, ट्रू, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेट डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है कैसे होने वाला है, इसका जो फ्रेमवर्क है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसके कहने का मतलब यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें देता है क्या, फ्रेमवर्क। क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर किस जगह, किस तरीके से हमें, किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से हमें कंडक्ट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। इट हैज पुट इन प्लेस द स्ट्रक्चर। ये हमें बताता है कि हमारे पावर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पावर कैसी होगी, फंक्शन कैसे कैसे होंगे, और साथ ही साथ जो 3 गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, वो किस तरीके से अपने फंक्शंस करेंगे। ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी जुडिशरी है, उसकी पावर्स क्या क्या है। अब ये जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, और जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ यही है कि जो जुडिशरी है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो एक दूसरे के ऊपर, पावर के ऊपर क्या नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, साथ ही साथ जो जुडिशरी है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, एक दूसरे के रूल्स को इनको चेंज नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनको वर्किंग करनी है तो उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही होगा। फिर हम आगे देखते हैं
आगे हमें पता पड़ता है हमारे सामने थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेट डाउन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे सिटीजन्स के राइट है, जो हमारे गवर्नमेंट की पावर की लिमिट है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो हमें पता पड़ती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है, और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी बताता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी क्या लिमिट है, ताकि हमारे लोगों को ये पता रहे कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी कंडक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कुछ कंडक्ट कर रही है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। हाँ, अगर आपको कोई लग रहा है, आपको ऐसा इश्यू लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सीड कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेके आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। आप जुडिशरी को कह सकते हैं कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपने पावर को एक्सक्लूसिवली यूज करती जा रही है, हमें इसकी पावर्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो चलो देखते हैं ट्रू। द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे राइट्स है, जो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स है ना, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमें ये बताते हैं कि आखिर हमें राइट्स जो है, हमारे पास जो नेचुरल राइट्स जो है, जैसे कि हम बात कर देते हैं राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हमारे पास क्या है, राइट टू, इसके अलावा हमारे पास राइट टू चूज है, इसके साथ राइट टू, हमारे पास कई सारे राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और साथ ही साथ हाँ, राइट टू हमें एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है, राइट टू हमें फ्री स्पीच भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता पड़ता है कि किस तरीके से हम हमारे लॉज को क्या कर सकते हैं, हम उसकी पावर्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये सभी के सभी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे राइट्स में हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ये राइट्स है उन्हें क्या किया जा सकता है? कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है जो राइट्स जो है ना, वो हमारे लिए कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आगे क्या है, विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है, किसके थ्रू है? लॉज के थ्रू है। द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड इनटू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जो पावर्स हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट की, वो किसमें फंक्शनल हो रखी है? वो एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशनरी में क्या हो रखी है? डिराइव हो रखी है, डिवाइड हो रखी है। तो अब ऐसे में हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि जो हमें राइट्स मिलते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को पावर्स मिलती है, वो साथ ही साथ किसमें डिवाइड हो रखी है? जो एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव क्या करता है? कानून बनाता है। किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन कानूनों को एग्जीक्यूट करता है। और जो जुडिशरी है वो क्या करता है? इन सभी चीजों को वो लोग चेकमेट करते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने देखा ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सर यही है इनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं इट इज डन टू कीप द ईच ऑर्गन अंडर चेक बाय द अदर ऑर्गन्स टू इंश्योर द पावर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो ईच ऑर्गन है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जो साथ ही साथ जो जुडिशरी है ना, वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे की पावर्स के ऊपर चेक करते रहते हैं। मतलब एक ऐसा चेक बैठाते रहते हैं कि हमारी जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं क्या की जा रही है? वो कहीं ना कहीं चेक की जा रही है। किससे चेक की जा रही है? अब जब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव की पावर्स को लेजिस्लेटिव देखेगा, लेजिस्लेटिव की पावर्स को जुडिशरी देखेगी। अब जुडिशरी जब पावर का ज्यादा एक्सेसिव यूज करने लग जाएगी, तो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो कहाँ पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे जुडिशरी के पास कि आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पावर्स का एक्सेसिव यूज कर रहे हो, जो कि गलत है। क्योंकि ये सारे जो कार्य है, जो ये सारे एक्ट्स लेके आने, रूल्स लेके आने, वो काम किसके है? लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव के है। आप ये काम नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखा जाता है, जो जुडिशरी होती है ना, वो क्या करने लग जाती है? अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है, जो कि हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए ही गलत है। क्योंकि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में पावर लेजिस्लेटिव के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, ना कि जुडिशरी के पास है। क्योंकि जो हम लेजिस्लेटिव देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव देखते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं, जबकि जो जुडिशरी के जजेस होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, एक जो लास्ट हमारा स्टेटमेंट बच रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यू। सब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, ना कि एक वैल्यूज है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? सर वो वैल्यूज से हुआ है, इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ है। बेसिकली हाँ, रिलेशन दोनों में ही है। पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम ये देखते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ वैल्यूज से भी वो जुड़ा हुआ है। एक सेपरेट फीलिंग हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए बना है? इंस्टीट्यूशन के लिए बना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए बना है? वैल्यूज के लिए बना है। इसका इंस्टीट्यूशन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का रिलेशन आपस में है। तो चलो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों से ही उसका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है एक कंट्री का। मतलब लॉज तो कई सारे होते हैं, ऑर्डिनरी जो लॉज होते हैं ना उसको क्या कर सकती है लेजिस्लेटिव, उसको अमेंड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए आपको एक लंबा सारा एक ना स्पेशल प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो प्रोसीजर फुलफिल होता है तभी जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, जबकि हम जो नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी जो लॉ होते हैं उसको एक लेजिस्लेटिव भी क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। इट लेज डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करती है, ऐसा कॉम्पोजिशन ऑफ पावर हमारे सामने लाती है, ऐसे फंक्शन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन हमारे सामने लाती है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि हमारी कंट्री की जो वर्किंग कंडीशन है, जो हमारी कंट्री का जो फंक्शन है वो आखिर किससे हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशन से हो रहा है। पर ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको पावर्स कहां से मिल रही है, इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है, तो इनको सपोर्ट मिल रही है, पावर्स कहां से मिल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइडेड बाय द वैल्यूज व्हिच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनी वैल्यूज से क्या मिलती है, पावर मिलती है। और ये जो पावर है, ये जो वैल्यूज है, ये हमें कहां देखने को मिलती है, ये हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। और प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कि आखिर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीजों को कवर कर रहा है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहां देखने को मिलती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है हमारे प्रीएम्बल में। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो बना किसके लिए है, इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करने के लिए हुआ है, इंस्टीट्यूशन को फंक्शन के लिए हुआ है। पर वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जहां इंस्टीट्यूशन अपने मायने रखता है वहां पे हमारी वैल्यूज भी उतनी ही मायने रखती है। और ये जो वैल्यूज है वो हमें कहां देखने को मिलती है, ये वैल्यूज हमें हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। तो हम प्रीएम्बल को अच्छे से समझ चुके हैं, प्रीएम्बल का मोटिव समझ चुके हैं, प्रीएम्बल का फंक्शन हम समझ चुके हैं। प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ब्रदरहुड, सेक्युलरिज्म एंड द जस्टिस आर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, जो ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हेल्प करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे प्रिंसिपल है वो हो सकते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या करती है, इक्वालिटी हमें ये बताती है कि आखिर क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इक्वल रखना जरूरी है हमारे लोगों को, क्यों हमारे जो लोग हैं क्या उनमें हम इनइक्वालिटी नहीं ला सकते। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी आएगी तब तक हमारी कंट्री इसमें क्या होगा, शुरुआत, तब हमारी कंट्री में स्ट्रगल की शुरुआत होगी। तो हम ये समझ सकते हैं अगर हमें स्ट्रगल्स को रोकना है तो हमें इक्वालिटी को लोगों को देना पड़ेगा। साथ ही साथ लिबर्टी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, फर्टर्निटी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, सेक्युलरिज्म मतलब हमारी कंट्री के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके सामने जितने भी रिलीजन है वो सारे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को क्या नहीं कर सकती, वो एक रिलीजन को सपोर्ट या फेवर नहीं कर सकती। एंड जस्टिस, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ये जो जस्टिस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि जो जस्टिस वाला प्रिंसिपल है यही हमें बताता है कि आखिर हम क्यों दूसरे जो फॉर्म ऑफ सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम में क्या कहा गया है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ताकि आप ये कह सके कि हाँ हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तभी हमें क्या मिला है, जस्टिस मिला है। अगर हम किसी और गवर्नमेंट, किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रहते तो हमें ये चीज कभी नहीं मिलती। इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ हमारे ये सारे के सारे वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। तो इससे हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के लिए बना है, पर उसको जो पावर है, जो उसका बेस है, वो किससे बना है, वैल्यूज से बना है। तो एज वेल एज जितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, वैल्यूज भी है। तो बच्चों आज के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसके अंदर इतना ही, इस चैप्टर के अंदर इतना ही। ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब था। क्यों करीब था, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जब भी हम बात करते हैं, इंडिया के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं ना, तो बेसिकली वो टॉपिक अपना फेवरेट हो ही जाता है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए तो इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रहे स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।